अब देखो, अपन लोगों ने एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज ये सब देख लिया। दूसरा हम लोगों ने एटीट्यूड देख लिया, ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक चालू होगा वो है आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये टॉपिक है आपका नेक्स्ट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे, मतलब कुछ ये जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें जैसे कि एप्टीट्यूड क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। एप्टीट्यूड के अलावा हम देखेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिविटी क्या है ना। ये आपका एम्पैथी क्या है, एम्पैथी, कंपैशन, है ना, ये सब इसमें देखेंगे। फिर अपन देखेंगे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक, और फिर प्रॉबिटी। फिर इसमें आपको टॉलरेंस देखना पड़ेगा, टॉलरेंस क्या है। इम्पार्शियलिटी क्या होता है, इम्पार्शियलिटी, ठीक है। नॉन पार्टीजनशिप, एंड जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी, है ना, ये समझेंगे, ठीक। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए आगे बढ़ने के पहले, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, ठीक, ये सब चीजें समझना है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, तीनों एक जैसे टर्म है इसलिए एक साथ ले लिया। टॉलरेंस देखना है, फिर इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप और न्यूट्रलिटी लगभग लगभग एक जैसे टर्म है, तो थोड़े थोड़े माइन्यूट डिफरेंस है, इनको समझेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ लोगे तो ये फाउंडेशनल वैल्यूज कहलाते हैं आपकी, ठीक है ना, ठीक। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आगे बताऊंगा मैं, तो उसमें आप देख लेना बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। लीडरशिप वगैरह होती है, ठीक है, ओपननेस होती है, तो लेकिन पहले ये समझेंगे ये सब चीजें क्या है, ठीक है। ये सब चीजें समझने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो उठाते हैं वन बाई वन करके और समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया एप्टीट्यूड, पर एप्टीट्यूड को थोड़ा लेट समझेंगे अपन, ठीक है। पहले इसका टर्म समझते हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ठीक। फिर वापस आएंगे ये सब टर्म्स पर। अब देखो इधर, ये फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, फाउंडेशन मतलब जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या होता है, नींव, मतलब जिस पर वो सारी पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो आपका फाउंडेशन है बिल्डिंग की। तो वैसे फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ये वो फंडामेंटल वैल्यू होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की, जिसके आधार पर उस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, है ना। मतलब देखो, ये कोई इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशन है ना, इसका कुछ बेस होगा, है ना, उस बेस का फाउंडेशन होगा, इस फाउंडेशन के आधार पर ही तो इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है ना। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होती हैं, तो आप इसको बोल सकते हो ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं, फंडामेंटल है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन की फंडामेंटल वैल्यू होती है जिसके आधार पर इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, समझ में आ गया। जैसे कि स्टेट होता है, एग्जांपल लेके समझते हैं, स्टेट के लिए फंडामेंटल वैल्यूज क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो काम करता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो काम करता है। तो स्टेट की फंडामेंटल वैल्यूज क्या हो गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। वहीं पर मैं आपसे अगर बात करूं बिजनेस जो होते हैं, बिजनेस का क्या फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे फाउंडेशनल वैल्यूज लिख लो या फंडामेंटल वैल्यूज लिख लो, ठीक। तो बिजनेस के लिए क्या होती है ये, जैसे कि बिजनेस के लिए होती है एफिशिएंसी,
प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं। वैसे मैं बोल सकता हूँ आपके लिए मीडिया के लिए क्या होती है फंडामेंटल वैल्यूज जो होती है फाउंडेशनल वैल्यूज, तो जैसे फ्री एंड फेयर न्यूज, फ्री एंड फेयर न्यूज ये उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज हो गई। मतलब मीडिया को बनाया ही गया है इस चीज को दिखाने के लिए, बिजनेस को बनाया गया इस चीज को अचीव करने के लिए, स्टेट को बनाया गया इस चीज को अचीव करने के लिए, समझ रहे हो। वैसे सिविल सोसाइटीज जो होती हैं, क्या बताया था मैंने आपको जब गवर्नेंस में पढ़ रहे थे, तो सिविल सोसाइटी का क्या होता है कि भाई आपको पब्लिक कॉज के लिए काम करना है ना, वर्किंग फॉर पब्लिक कॉज, ठीक, ये हमने देखा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो सिविल सर्विसेज होता है ना, सिविल सर्विसेज ये काहे के लिए होता है, इसका फाउंडेशनल वैल्यू क्या होता है, तो सर्विस मोटिव होगा कि नहीं, सर्विस देना, है ना, तभी तो सर्वेंट बोलते हैं इनको, है ना, जो सर्विस देता है ना, गवर्नेंस के फील्ड में, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्विस का मोटिव क्या होगा, सिविल सर्विस का मोटिव होगा ये, ठीक है ना, कि सर्विस मोटिव देना, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझना, ये है सिविल सर्विसेज, इधर पे समझो, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को क्रिएट क्यों किया गया है, क्रिएटेड फॉर, सिविल सर्विसेज को बनाया गया है इसलिए ताकि क्या करे, जो सर्विस मोटिव है ना, सर्विस मोटिव है उसको अचीव किया गया, अचीव किया जाए, ठीक है ना, सर्विस क्रिएटेड फॉर, तो ये इसलिए, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज को इसलिए बनाया गया है ताकि सर्विस मोटिव को वो अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो अब ये सिविल सर्विसेज, ये जो सर्विस मोटिव है ना, यहाँ पे जो लिखा है सर्विस मोटिव, इसको अचीव करने के लिए, है ना, टू अचीव, इसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, ये क्या है आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज है, फाउंडेशनल वैल्यूज। लेकिन इस फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब सर्विस मोटिव देना है, लेकिन अब वो इसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सिविल सर्विसेज वैल्यूज होनी चाहिए, है ना, ये क्या है, वैल्यूज है। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, अगेन बोल रहा हूँ समझो इस चीज को, ये है सिविल सर्विसेज, इसको बनाया किस लिए गया है, सर्विस मोटिव के लिए। तो सर्विस मोटिव आपका क्या हो गया, ये फाउंडेशनल वैल्यूज हो गया कि नहीं। अब उस फाउंडेशनल वैल्यूज, कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज है जिसके कारण आप ये सर्विस मोटिव अचीव करोगे, तो इसको अचीव करने के लिए आपको सिविल सर्विसेज की वैल्यूज होनी चाहिए आपके अंदर। अब वो वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे कि रट्टा मारो, अब जैसे कि एम्पैथी, ठीक है, कंपैशन, जो जो अभी मैंने लिखा था, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, कौन सी एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, ठीक, इसके साथ साथ ओपननेस होना चाहिए, ठीक है, प्रोबिटी होनी चाहिए, तो ये कुछ एटसेट्रा, ये कुछ वैल्यूज होंगी। अगर ये वैल्यूज हैं तब हम बोलेंगे कि आपके अंदर सिविल सर्विसेज वैल्यूज हैं, और ये नहीं है तो आपके पास सिविल सर्विसेज वैल्यूज नहीं है। जब सिविल सर्विसेज वैल्यू नहीं होगी तो हम सर्विस मोटिव अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना, जब ये अचीव नहीं कर पाएंगे तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्लियर है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये वैल्यूज नहीं है, या फिर ये वैल्यूज डाइल्यूट हो गई, या फिर ये वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, किसी भी सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशन में, तो सिविल सर्विस एज एन इंस्टीट्यूशन अपनी आइडेंटिटी खो देगा, ये अपना जो ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव का उसको अचीव नहीं कर पाएगा, समझना क्या। तो इसको बोलेंगे हम क्या, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट या फिर सिविल सर्विसेज, समझना क्या।
तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो यही वैल्यूज जो है इसको अलग एक वो देती हैं, समझ में आ गया ना, बाकियों से अलग करती हैं, क्योंकि ये वैल्यूज जो होती हैं ये आपको मेक्स सिविल सर्वेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, समझ में आ गया। तो ये होती हैं आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट, समझ में आ गया। तो सिविल सर्वेंट की जो फाउंडेशनल वैल्यूज है वो क्या होती है, तो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया कि हाँ भाई सिविल सर्वेंट की जो फाउंडेशनल वैल्यूज है वो इन सब चीजों पर टिकी है, ये सब चीजें उस पर होनी चाहिए, समझ में आ गया। चलो 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है, फिर आप आगे बढ़ना, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, एप्टीट्यूड थोड़ा लेट में करेंगे, पहले छोटे छोटे टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी क्या है, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब पता है आपको, ईमानदार व्यक्ति होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, ठीक है ना। और प्रोबिटी का मतलब होता है सूचिका, बट हिंदी में आपको नहीं रट्टा मारना, क्योंकि वो मीनिंग क्या होती है चेंज करते रहते हैं, ठीक। अब देखो वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया है, इंटीग्रिटी दी हुआ होगा, इंटीग्रिटी दी है एक में, और लास्ट में आप देखोगे तो एक जगह प्रोबिटी दी हुआ है ना। लेकिन अब ये तीनों एक साथ है तो अपन एक साथ इसको समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रिटी का मतलब समझाता हूँ पहले, फिर वापस से आपको ऑनेस्टी में डिफरेंस वगैरह सब समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड पहले समझो। देखो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है नॉन डिविजिबल, है ना। इंटीग्रेट होना, इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाना, समझ में आ रहा है। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है नॉन डिविजिबल, नॉन डिविजिबल, नॉन डिविजिबल मतलब किस सेंस में ये बोल रहा है ना। मतलब नॉन डिविजिबल मतलब कोई चीज जो कि हॉलिस्टिक है या अनब्रेकेबल है ना, समथिंग समथिंग विच इज अनब्रेकेबल, है ना, जो कि टूटे नहीं, या फिर जो हॉलिस्टिक हो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की, तो हम किस सेंस में बात करते हैं कि ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति जो सोचता है, व्हाट ही थिंक, जो वो सोचता है, व्हाट ही डज, और जो वो करता है ना, इन दोनों में डिफरेंसेस ना हो, समझ में। यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं, गैप है ना, ये जो गैप है या फिर ये जो डिफरेंसेस है ये ना हो, तब हम बोलेंगे वो व्यक्ति इंटीग्रिटी, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब जो वैल्यू सिस्टम होगा इंडिविजुअल का वो कंसिस्टेंट होगा अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशन, समझ में क्या। मतलब ये उसका आइडियल सेल्फ है, बताया था ना, आइडियल सेल्फ मतलब जो वो चाहता है कि वो ऐसा हो, और ये है उसका रियल सेल्फ, मतलब वो एक्चुअली में कैसा है, और ये इन दोनों का गैप है ना। अगर वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, इफ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तो मतलब वो क्या होगा, ये गैप नहीं होगा, समझा क्या। इफ नॉट देन ये गैप बढ़ता जाएगा, समझा, मतलब गैप होगा उसमें, गैप एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये देखो जब गैप नहीं होगा, मतलब आइडियल सेल भी यही है, ये आइडियल सेल भी यही है, और यहाँ पे रियल सेल भी यही है, ठीक है ना, ये रियल सेल भी यही। तो देखो गैप है क्या, गैप नहीं है, तो गैप क्या है, नहीं है, तो इसीलिए इसको बोले अनडिविजिबल है, समझ में क्या, मतलब नॉन डिविजिबल है। समथिंग विच इज होलिस्टिक, ये होलिस्टिक दिख रहा है आप, विच इज अनब्रेकेबल, ये अनब्रेकेबल, समझ में। तो होलिस्टिक भी है, अनब्रेकेबल भी है, गैप क्या है, नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूँ इस केस में, देखो आइडियल सेल्फ आप कुछ और हो, आइडिया कुछ और करते हो, अपने आप को दिखाना चाहते कुछ और हो कि मैं ऐसा बनूं और मैं ऐसा हूं। ढोंगी लोग जो होते हैं ना कि भाई बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है, तो वो है ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग। लेकिन यहाँ पे जो एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी होगा, जैसा वो विचार से होता है वैसा ही वो एक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैं एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो उसका
जो वैल्यू सिस्टम होगा, है ना, वैल्यू सिस्टम जो इंडिविजुअल का होगा, वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, वो कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन। ठीक, तो ये याद रख लेना, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि अनडिविजिबल है, समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये तो मैंने आपको इंटीग्रिटी का एक मीनिंग हो गया, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है ना, इंटीग्रिटी है, तो आपके अंदर क्या चीजें होंगी, है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई, ये इंटीग्रिटी ले लो आप, ठीक, तो आपके अंदर ऑनेस्टी रहेगी, ठीक है ना, आप ऑनेस्ट रहोगे, आप अपराइटनेस को हमेशा होल्ड करोगे, मतलब आपको पता रहेगा कि भाई ये देखो आपके अंदर इंटीग्रिटी है और आपको पता है कि ये सही है ये गलत है, तो फिर आप हमेशा सही का ही साथ दोगे, गलत का साथ नहीं दोगे, समझ में आ गया। तो ये ऑनेस्टी के में और इंटीग्रिटी में डिफरेंस हो जाता है, अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस है, पर यहाँ पे अपराइटनेस भी होगी, प्लस आप क्या होगी, अनकरप्टिवनेस होगा, अनकरप्टिवनेस मतलब आप करप्ट चीजों से दूर रहोगे, समझ में आ गया, आप इन चीजों का फेवर नहीं करोगे, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है आप डिफरेंट सिचुएशंस में भी हमेशा ये जो ये होता है ना कि भाई डिफरेंट सिचुएशन में भी इन वैल्यूज को अपहोल्ड करोगे, है ना, मतलब यहाँ पे लिख लो ऐसा, विथ स्टैंडिंग वैल्यूज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखो इधर पे, जैसे कि युधिष्ठिर था, एग्जांपल लेते हैं युधिष्ठिर, अब ये जो युधिष्ठिर थे हर सिचुएशन में चाहे कैसा भी सिचुएशन हो हमेशा अपहोल्ड करते थे, इसीलिए युधिष्ठिर को बोलना है कि भाई कैसा भी डिफिकल्ट समय हो, है ना, कितना भी डिफिकल्ट समय हो, वो हमेशा क्या करते थे, वैल्यूज के प्रति मतलब हमेशा खड़े रहते थे उन वैल्यूज के प्रति, समझ में आ गया। तो प्लस युधिष्ठिर को आप यहाँ पे बोल सकते हो कि उनके अंदर क्या है, ऑनेस्टी भी थी, अपराइटनेस भी था, अनकरप्टिवनेस भी था, और हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो क्या करते थे, वहां पे मतलब वैल्यूज को होल्ड करके रखते थे, समझ में आ गया ना। मतलब एक चीज याद रख लेना कि ये जो, अब एक चीज और समझ लो यहाँ, ये जो वैल्यूज है ये बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होती है ना, तो ये याद रख लेना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक। अब ये देखो अगर इंटीग्रिटी होगी तो आप क्या होगे, एक वर्चुअस मैन बनोगे, याद करो वर्चू मतलब क्या होता है, वर्चू मतलब एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप क्या होते हो, अपना आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के गैप को कम करते हो, आप अपने जो आइडियल से होते हैं उनको अचीव कर सकते हो, है ना, आप अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, आप अपने जो हाईएस्ट चीफ गुड होता है उसको अटेन कर सकते हो। तो इंटीग्रिटी होगी तो आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी क्या बनेगा, मैन वर्चुअस मैन बनेगा, है ना। अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, यहां पे देखो, अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी लीड्स टू वर्चुअस मैन बनेगा, ठीक है। तो एक अगर मैन ऑफ इंटीग्रिटी है तो एक वर्चुअस मैन बना होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अब जब आपके अंदर इंटीग्रिटी होगी तो आप बिना चिंता किए, है ना, बिना मतलब जैसे देखो आप अगर मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो तो सिर्फ आप अपना क्या होगे, काम करोगे, ठीक है, आप अपना काम करोगे, फल की चिंता नहीं करोगे, है ना, आप अपना पूरे मन से काम करोगे, आप उसका जो फल होने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करोगे, और अपने जो ड्यूटी होती है उसको फॉलो करोगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसका कंसेप्ट जो गीता में मिलता है ना, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी, यहाँ आपको कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये मेंशन्ड है इन गीता, गीता
एंड महाभारत, ठीक है ना। ऑल्दो ये जो गीता है महाभारत का ही पार्ट है, ठीक। तो ये गीता और महाभारत में ये मेंशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है ना, जैसे युधिष्ठिर है, ठीक है ना, युधिष्ठिर है, और उसमें यही बताया गया कि मतलब एक व्यक्ति को हमेशा कैसे डिफरेंट सिचुएशन में अपने वैल्यूज के प्रति खड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना, अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहिए, राइटियस चीजों के लिए कैसे अपना जस्टिस लेना चाहिए, इसी चीज की तो बात की गई है, ठीक है ना। और गीता में जब आप देखते हो तो एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या बोलता है? निष्काम कर्म यही बोलता है कि भाई आपको निस्वार्थ काम करना चाहिए, बिना फल की चिंता करते हुए काम करना चाहिए, है ना। आप मतलब आपका जो ड्यूटी है उसको आप फुलफिल करोगे, ठीक है ना। तो निष्काम कर्म से क्या आएगा? निष्काम कर्म से इंटीग्रिटी आएगी, और इंटीग्रिटी से ड्यूटीफुलनेस आएगा, लीड्स टू ड्यूटीफुलनेस। क्यों ड्यूटीफुलनेस क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें क्या हो रहा है, आप बिना फल की चिंता किए गए आप सिर्फ अपना काम करोगे, मतलब जो आपका धर्म है आप उसको परफॉर्म करोगे, है ना। अगर एक जो होता है पिता का धर्म है तो वो अपना धर्म परफॉर्म करे, माता है तो उसका धर्म है तो वो अपना धर्म परफॉर्म करे, आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का धर्म होता है तो आप अपना परफॉर्म करो, सब लोग डॉक्टर का धर्म ये है तो डॉक्टर अपना धर्म परफॉर्म करेगा, क्षत्रिय धर्म ये है तो क्षत्रिय अपना परफॉर्म कर रहा है, मिलिट्री अपना धर्म परफॉर्म कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अपना धर्म परफॉर्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा, मतलब आप अपना धर्म परफॉर्म कर रहे हो, मतलब जो होना चाहिए वो आप कर रहे हो, तो मतलब आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, तो उससे ड्यूटीफुलनेस आएगी, है ना, उससे ड्यूटीफुलनेस आएगी, और ड्यूटीफुलनेस से क्या होगा, एक आइडियल सोसाइटी बनेगी कि नहीं? हाँ, एक आइडियल सोसाइटी बनेगी, क्योंकि सब अपना अपना काम करेंगे, तो भाई जिसका ईमानदारी से बिना गलत काम किए सब अपना अपने तरीके से अच्छा काम करेंगे तो क्या होगा, आइडियल सोसाइटी बनेगी। और यही तो हर सोसाइटी का एक वो होता है, ड्रीम होता है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी इसका बेस क्या है? इसका बेस है ये, है ना, इंडियन फिलोसफी में इसका बेस है गीता और महाभारत। जब यहाँ पर हम निष्काम कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या आता है, तो इंटीग्रिटी आती है, निष्काम कर्म, ठीक है ना। निष्काम कर्म जब आप करते हो तो आप इंटीग्रेट व्यक्ति होते हो, और उससे क्या होता है, ड्यूटीफुलनेस आती है। समझ में आ गया? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक व्यक्ति, ठीक है ना, ये अब ये क्या है, ये मान लो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, और ये एक व्यक्ति है मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, ये दोनों के पास है बाइक, ये दोनों के पास है बाइक, ठीक। अब ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल आया, ट्रैफिक सिग्नल में ये व्यक्ति आगे निकल जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये व्यक्ति वहां पे खड़ा है, और मजे की बात ये है कि उस ट्रैफिक में एक भी व्यक्ति कोई नहीं है, समझा क्या, एक भी व्यक्ति कोई नहीं है, प्लस ना तो वहां पे पुलिस है चेक करने के लिए, है ना, प्लस ना तो वहां पे कैमरेज लगे हुए हैं, कैमरा भी नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति वहां पे खड़ा होता है, क्योंकि वो रूल है उसका, ठीक है। तो अब ट्रैफिक रूल ये बोलता है कि आपको जब तक सिग्नल नहीं हुआ है तो नहीं जाना चाहिए, तो ये व्यक्ति जब इसको कोई देख भी नहीं रहा है, इस पर कोई व्यू भी नहीं रख रहा है, समझ में, इस पर कोई नजर भी नहीं रख रहा है, तब भी ये क्या होता है, उसको परफॉर्म करता है ना। तो मतलब ये जो ड्यूटी होती है, उसकी एक ड्यूटी होती है, आप एक सिटीजन की जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मैन ऑफ इंटीग्रिटी, है ना। मतलब मैन ऑफ इंटीग्रिटी कब बोल रहे हैं हम उसको, जब आपको कोई देखता भी नहीं है तब भी आप सही कार्य करते हो, तब आप क्या हो, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो। मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बाहर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, इंटीग्रिटी बनता है आदमी अंदर से, मतलब मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, फिर भी मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भगवत गीता में एक बहुत अच्छा टर्म लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे बोलता हूँ, मनसा वाचा कर्मणा। अब देखो, ये मन से, वचन से और कर्म से, समझ गया, है ना, आप एक हो, तो इसी को, इसकी चर्चा की गई है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। समझ गया? मन में तो भाई कुछ और सोचते हो, लेकिन बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो,
समझा क्या? मन वाच कर्मण, ठीक है ना? तो कर्मणा मतलब करने से, वाच मतलब बोलने से, मन से। ये जो आप सोचते हो वही आप करो, वही आप बोलो और वही आप करो, तब आप कहलाओगे, इंटीग्रिटी है आपके अंदर। समझा क्या? नहीं तो जो लोग होते हैं कि भाई मन से कुछ और होते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो वो क्या है? ढोंगी है और कुछ नहीं। समझा क्या? इसको हम क्या बोल देते हैं? ये है आपका इंटीग्रिटी का मतलब, ठीक है ना? अब देखो, अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है तो आपके अंदर क्या होगा? एक्टिव बिहेवियर आएगा। एक्टिव बिहेवियर, एक्टिव बिहेवियर। अब देखो, मैं एक्टिव बिहेवियर क्या बोल रहा हूं? देखो, यहां पर एक होता है पैसिव बिहेवियर, ठीक है, और एक होता है एक्टिव बिहेवियर। अब देखो, पैसिव बिहेवियर क्या है अब, और एक्टिव बिहेवियर क्या है, इसको समझो। एक्टिव बिहेवियर में क्या बोल रहा हूं? जैसे कि देखो, मान लो कि भाई मैं झूठ बोलता हूं, है ना, और तुम मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, ठीक है ना, तो मैं तुमको झूठ बोलने को बोलूंगा तो तुम नहीं बोलोगे, ठीक है ना, तो ये मान लो कि तुम पैसिव बिहेवियर। लेकिन एक्टिव बिहेवियर क्या होगा? मैं झूठ बोल रहा हूं, दो तीन लोग और झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तुम मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, तो तुम खुद तो बोलोगे नहीं, है ना, झूठ, और दूसरों को भी नहीं बोलने बोलने दोगे। मतलब आप, मैन ऑफ इंटीग्रिटी क्या होता है? एक तो खुद गलत चीज नहीं करता है, प्लस वो ये नहीं चाहता कि बाकी भी गलत करें, मतलब वो दूसरों को भी ये चाहता है कि वो ये गलत ना करें, वो भी सही करें। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एक्टिव बिहेवियर होता है। मतलब पर्सन विल नॉट स्पीक ट्रूथ, ठीक है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट ही विल ऑल्सो नॉट अलाउ अदर पीपल टू स्पीक लाई, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अ पर्सन विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, है ना, अ पर्सन विल नेवर लाई। वो खुद, जो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, वो खुद ही क्या होगा, मतलब कभी, एक तो ही विल नॉट लाई, पहला, कभी वो झूठ नहीं बोलेगा, ही विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना, वो हमेशा सही बोलेगा, है ना। इसके साथ साथ क्या करेगा? ही विल ऑल्सो नॉट अलाउ अदर पीपल टू स्पीक लाई। समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैं खुद भी झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरों को भी झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं खुद भी गलत काम नहीं करूंगा, दूसरों को भी गलत काम करने नहीं दूंगा। देखो, अगर आपके ऑफिस में करप्शन हो रहा है, ठीक है ना, और आपको ये बात पता है, एक चीज तो ये हो सकता है कि आप करप्शन नहीं करोगे, है ना, तो चलो उसको पैसे बिहेवियर में रख लेगी, चलो आप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, बाकी जितने लोग हैं करने दो। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बनाया था ना, बताया था, लेट द इविल्स कम इनटू दिस वर्ल्ड, लेट इट इवन डोमिनेट दिस वर्ल्ड, बट नॉट थ्रू मी। वो स्टेटमेंट याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें क्या है? उसमें ये है कि भाई करप्शन तो हो रहा है ऑफिस में, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, बट मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कि तुम लोग करो या ना करो, तो मैं ऑनेस्ट तो हूं, ईमानदार तो हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या है, अपने लिए ईमानदार हूं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला? इंटीग्रिटी होगी आपके अंदर, तो आप क्या करोगे? खुद तो करप्शन करोगे नहीं, और दूसरों को भी नहीं करने दोगे। आप बोलोगे कि भाई आप भी नहीं करोगे, आप भी नहीं करोगे, आप उसके खिलाफ सबको बात करोगे, सबसे चर्चा करोगे, और उनको मना करोगे कि भाई ये सही नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण क्या होता है? एक्टिव बिहेवियर। एक्टिव बिहेवियर मतलब क्या हो गया? मतलब ये मैन है, पहला तो ही विल नॉट डू रॉन्ग, ही विल नॉट डू रॉन्ग, दूसरा ही विल नॉट लेट others to do wrong। समझ में आ गया? पहला तो वो गलत नहीं करेगा, दूसरा वो जो बाकी से लोग हैं उनको भी क्या बोलेगा कि भाई आप भी गलत ना करो। समझ में आ गया ना? जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल लो, सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट को बोला गया है कि आप इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, तो फिर वो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी है ना। अगर एक सिविल सर्वेंट इमेंस प्रेशर के बाद भी ब्राइब नहीं लेता है, तो वो एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी। समझ में आ गया ना? तो मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो, और किसको बोलेंगे हम मैन ऑफ इंटीग्रिटी? तो मतलब एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि क्लियरली स्पीक करता है ना, मतलब जब उसको पता चलता है कि ये सही है या गलत है, तो उसके खिलाफ या फिर उसके सपोर्ट में हमेशा बात करता है
है ना, ये वो मतलब उसका जो रिएक्शन होगा एकदम इंस्टेंट होगा, सही और गलत के खिलाफ ही होगा। मतलब वो ऐसा वेग रिएक्शन नहीं देगा जिससे मतलब जो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग करते हैं ना, वैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्या बोल रहा हूं मैं। कैसे आप पहचानोगे कि एक सिविल सर्वेंट मैन ऑफ इंटीग्रिटी है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा समझ गए ना। तो मतलब इंटीग्रिटी में समझ में आया क्यों बोल रहा हूं मैं, एक कंप्लीट पैकेज होता है, हॉलिस्टिक होता है, अनब्रेकेबल होता है, नॉन डिविजिबल होता है, समझ में गया। प्लस क्या बताया मैंने, अगर आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो तो अब एक चीज और समझो, आप अगर मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो तो आप क्या होगे, मैन ऑफ इंटीग्रिटी हमेशा रिजल्ट बेस्ड होगा क्या, हमेशा एंड बेस्ड होगा क्या, नहीं। ये कैसा होता है, हमेशा सही माध्यम का चुनाव करता है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉट, इंटीग्रिटी इज नॉट रिजल्ट बेस्ड। जैसे करप्शन से काम तेजी तेजी से होता है, जल्दी जल्दी से होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि करप्शन करना चाहिए, समझ में आ गया। सिविल सर्वेंट को पता है कि अगर मैं करप्शन करके प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दूंगा तो जल्दी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी को एक वो मिल जाता है, ग्रीस मिल जाता है, इकोनॉमी स्मूथ चलती है, तेजी से चलती है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप करप्शन कराओगे सबको और आप खुद भी करप्शन करने लगोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एंड बेस्ड नहीं होता ये, समझ में आ गया, एंड बेस्ड नहीं है ये, काहे होता है, ये मीन बेस्ड होता है। यहां पे लिख लो रादर मीन बेस्ड। मतलब मीन बेस्ड की जब बात करते हैं तो एक स्कूल होता है जिसको बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल, ठीक है, डियोंटोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल बोलते हैं उसको, ठीक है, म्यूट कर लो, डियोंटोलॉजिकल बोलते हैं उसको। मतलब ये क्या होता है, मीन बेस्ड होता है, म्यूट कर लो, ठीक। डियोंटोलॉजिकल बोलते हैं इसको, मतलब ये क्या होता है, परिणाम निरपेक्ष होता है, मतलब ये रिजल्ट को नहीं देखता है, मीन्स को फॉलो करता है। मीन्स को फॉलो करना है मतलब दो चीज याद रख लेना, इंटीग्रिटी जब भी आएगी तो इसका इंपॉर्टेंस, पहला तो क्या बोला मैंने, ड्यूटीफुलनेस के लिए होता है, ड्यूटीफुलनेस के लिए आप अपना काम करो, बस फल की चिंता मत करो, बोला था ना, फल की चिंता नहीं करना मतलब एंड बेस्ड नहीं है ना ये, समझा गया। तो ड्यूटीफुलनेस यहां से आता है, इसीलिए जुडिशियरी अगर फल की चिंता करके जजमेंट देने लगेगी तो फिर तो हो गया कल्याण, समझा गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका काम जो है आप उसको करो, बाकी आप फल को छोड़ दो। तो ये होता है आपका इसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, इंटीग्रिटी का एक कंप्लीट जो था, आपको एक इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, जितनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्यूटीफुलनेस को प्रमोट करता है। बार बार जो वर्ड रिपीट कर रहा हूं ना, ध्यान में रखना उसको, ठीक है। क्या इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कोई चीज जो पूरी हो, है ना, अधूरी ना हो। क्यों जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रेलेवेंस याद रख लेना, क्यों होता है, निष्काम कर्म के लिए, ड्यूटीफुलनेस के लिए। इंटीग्रिटी से ड्यूटीफुलनेस आती है, वर्चुअस मैन बनता है, और क्या होता है, डियोनटोलॉजिकल अप्रोच होती है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, इंटीग्रिटी का मतलब समझा। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे इसमें और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें प्रॉबिटी में क्या डिफरेंस होता है।